हेलो बच्चों, कल हमने अमेरिका के संविधान की विशेषता पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे अमेरिका संविधान का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण है संघात्मक व्यवस्था। यानी ऐसे किसी देश ने भी इतनी संघात्मक, इतनी अच्छी या पूरी तरीके से ऐसे किसी ने देश ने नहीं अपनाई। तो संघात्मक व्यवस्था किस हिसाब से इन्होंने अपनाई, तो पढ़ते हैं हम आगे। इसमें थोड़ा सा परिचय। संघीय व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे अधिक प्रमुख विशेषता है और विश्व में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ही इसे अपनाया गया था। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा जब अमेरिकी संविधान का निर्माण किया गया था, उसके पूर्व अमेरिका क्षेत्र के 13 उपनिवेश अलग अलग रहते हुए अपना राजनीतिक जीवन व्यतीत करते थे। वो ब्रिटिश ने इनको भी क्या कहते गुलाम बनाया, यानी उपनिवेश बन के ब्रिटिश अमेरिका को भी, अमेरिका ऊपर भी शासन किया था। लंबे समय से अलग रहने के कारण उनमें अपनी पृथक यानी अलग रहने की उपनिवेश, उसमें 13 राज्य अलग रहते थे उनसे अलग रहने के कारण, इसलिए अलग रहने की उनकी आदत पड़ गई। इसलिए शक्तियों का पृथक्करण या संघात्मक व्यवस्था अपनाई। अपनी पृथक सत्ता के प्रति स्वाभाविक रूप से तीव्र मोह उत्पन्न हुआ, यानी ये लगा कि हम अलग रहेंगे, अपने राज्यों की शासन व्यवस्था हम खुद ही करेंगे। तो इस प्रकार से ये सब उनकी भावना उत्पन्न हुई कि संघात्मक व्यवस्था, तभी अमेरिका ने जैसे ही संविधान बना तो संघात्मक व्यवस्था अपनाई और वे इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। यानी वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, केंद्र के दबाव में नहीं रहना चाहते थे। लेकिन इसके साथ ही ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने वाले इन 13 राज्यों को इस बात का पूरा भय था कि ब्रिटिश या यूरोप का अन्य कोई देश उन्हें पुनः पराधीन करने के लिए प्रयत्न कर सकता है। अतः बाहरी दबाव का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए उसका एक होना आवश्यक था। यानी अगर ये 13 अलग ही रहे और दूसरे देश जैसे ब्रिटिश आया उपनिवेश बन के, ऐसे ही शक्तिशाली देश हमें दबा के या हमेशा हमेशा के लिए हमारे ऊपर शासन कर सकते थे। तो ये मजबूरी और ये मुकाबला देखते हुए उन्होंने अमेरिका के वापस अमेरिका में शामिल हो गए 13 राज्य। उनके सामने समस्या ये थी कि विविध राज्य अपनी अलग अलग सत्ता बनाए रखते हुए ही एक हो जाए, यानी अपनी सत्ता अलग रखेंगे, राज्य की शक्ति अलग होगी और केंद्र की शक्ति अलग होगी, और ऐसा केवल संघीय व्यवस्था को अपनाकर ही किया जा सकता है। पेंटरसन और बर्स ने कहा है कि सन 1787 में अमेरिका के समक्ष संघीय व्यवस्था को अपनाने के अतिरिक्त दूसरा कोई भी व्यवहारिक विफल या अलग से विकल्प नहीं था। क्यों नहीं था विकल्प? क्योंकि वो पहले ही कहा कि वो 13 अलग रहेंगे तो और भी दबाव हो जाएगा। तत्कालीन परिस्थितियों के अतिरिक्त अमेरिका के विशाल क्षेत्रफल और जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए भी कहा कि इतने बड़े देश में एकात्मक शासन नहीं चल सकता, संघीय व्यवस्था ही उसके लिए स्वाभाविक और उपयुक्त हो सकती है। जेम्स ब्राइस लिखते हैं कि अत्यंत प्राचीन काल से अमेरिका के सब लोग इस बात पर एकमत है कि उसके देश के शासन का केवल संघीय रूप ही संभव है। यह सब समझने के इतने बड़े भूखंड के लिए केंद्रीकृत एकात्मक व्यवस्था यदि असंभव नहीं हुई तो अव्यवहारिक अवश्य। कहने का मतलब भारत ने भी देश और जनसंख्या को देखते हुए हमने संघात्मक व्यवस्था अपनाई। ब्रिटिश तो छोटा सा देश है, इसलिए उन्होंने एकात्मक शासन व्यवस्था अपनाई। तो ये देखा कि बड़ा देश, जनसंख्या, और इसको देखते हुए बहुत ही जरूरी है कि संघात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। संघात्मक व्यवस्था यानी शक्तियों का बंटवारा। संविधान द्वारा स्थापित संघात्मक व्यवस्था ने न केवल तत्कालीन समस्या को हल किया, बल्कि आगे भी अमेरिका को प्रगति के मार्ग पर बढ़ाकर अपने आप को सफल और उपयोगी सिद्ध किया। अमेरिकी संघ की सफलता का प्रमाण यह है कि अमेरिका संघ में आज 13 के स्थान पर 50 राज्य है, यानी अमेरिका में इकाइयां है या राज्य, अमेरिका में अब 50 राज्य हो गए।
और विश्व के अन्य अनेक राज्य जैसे कनाडा, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, भारत आदि द्वारा संघात्मक व्यवस्था को ग्रहण किया गया। हमने संघात्मक होते हुए भी एकात्म की ओर झुका हुआ पाया, मतलब ये व्यवस्था हमने रखी। अमेरिका व्यवस्था में संघीय तत्व, ये संघीय तत्व है, संघात्मक व्यवस्था के तत्व। तो संघात्मक व्यवस्था के तत्व, ये तत्व है, इनके द्वारा ही संघात्मक व्यवस्था इनको कहा जा सकता है। तो पहला तत्व है प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग, यानी अमेरिका में संविधान में प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग किया गया है। जैसे संप्रभुता का विभाजन नहीं हो सकता, संघ राज्यों में भी संप्रभुता अविभाज्य होती है, यानी उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। संप्रभु यानी सर्वोच्च शक्ति, कोई बाहरी दबाव, पहले भारत संप्रभु नहीं था, जब ब्रिटिश वाले गए और हम आजाद हुए, वो संप्रभु देश है कि उसकी बाहर का दबाव नहीं, हमारा खुद का संविधान, हमारा खुद का तिरंगा, हम खुद कानून बनाए, हमारी सरकार हो, वो है संप्रभु, तो उनको विभाजित नहीं किया जा सकता। किंतु संघ राज्य में संप्रभुता की अभिव्यक्ति अवश्य ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों यानी राज्यों की सरकारों द्वारा होती है। अमेरिका संविधान के अंतर्गत प्रभुत्व शक्ति के दोहरे प्रयोग को ही व्यवस्था की गई है। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार है, दोनों को ही संविधान से मान्यता प्राप्त है और अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी वो अपने अपने कार्य में कोई भी नियम वगैरह बना सकती है। कौन? राज्य और केंद्रीय। संघीय शासन के तत्व को अमेरिका के संविधान में बहुत व्यापक और पूर्ण रूप से अपनाया गया है। इस प्रकार से केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां दी गई है और राज्य भी स्वतंत्र है, केंद्र के दबाव में नहीं है। इसलिए संप्रभुता को अलग अलग बांटा नहीं जा सकता, सब में एक ही है, वो उनकी संप्रभुता और उनकी ये संप्रभुता। दूसरा है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का बंटवारा किया गया है हमारे यहाँ संघसूची, राज्यसूची और समवर्ती। शक्तियों का विभाजन संघीय व्यवस्था का निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। संघीय शासन के अंतर्गत संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकार के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है। संविधान अमेरिका के अनुच्छेद 1 की 8वीं और 10वीं उपधाराओं में केंद्रीय सरकार और राज्य की सरकार में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। शक्ति विभाजन के संबंध में अमेरिकी संविधान के अंतर्गत गणना व अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकार इन दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष की शक्तियों की गणना करके उन्हें निश्चित कर दिया जाता है और अवशेष सभी शक्तियां दूसरे पक्ष को दी जा सकती है, यानी उनको शक्तियां दी गई है, कौन कौन सी दी गई है और अवशेष यानी जो उसमें नहीं लिखी गई। संविधान के अंतर्गत केंद्रीय सरकार की शक्तियों की गणना की गई है और अवशेष सभी शक्ति राज्यों को प्रदान कर दी गई है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए संविधान के 10वें संशोधन में कहा गया है कि वे शक्तियां जो कि संविधान द्वारा संयुक्त राज्य की सरकार को नहीं दी गई और न ही राज्य को मना की गई, वे राज्यों के लिए या जनता के लिए सुरक्षित है, यानी वो शक्तियां जनता के हाथ में तो होगी। शक्ति विभाजन में अपनाए गए इस ढंग के आधार पर कहा जा सकता है कि केंद्रीय सरकार की शक्तियों प्रदत्त और राज्य व जनता की शक्तियों मौलिक, लेकिन संविधान के आगे चलकर जिस दिशा में विकास हुआ उसमें मौलिक और प्रदत्त शक्तियां के इस अंतर का कोई महत्व नहीं रहा। तो केंद्रीय सरकार की शक्तियां प्रथम अनुच्छेद की 8वीं उपधारा में कांग्रेस, अर्थात कांग्रेस संसद को कहा जाता है वहां अमेरिकन में, केंद्रीय सरकार को निम्न विषय के संबंध में शक्तियां प्रदान की गई, यानी इस पर वो संसद कानून बना सकती है। तो वह है कर लगाने और कर एकत्रित करने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशों से
राज्य में परस्पर और भारतीय कबीलों से व्यापार करने का नियमन करना। यानी अमेरिका विदेशों से जो संबंध करेंगे व्यापार वगैरह, तो ये केंद्रीय सरकार को शक्तियां दी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका को साख पर ऋण देना, यानी वो ऋण दे सकता है अमेरिका, ये केंद्र के पास है, राज्य को वो ऋण दे सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशी द्वारा नागरिकता प्राप्त और दिवालियापन के संबंध में एक जैसी नियमों का निर्माण किया गया है। यानी दिवालिया घोषित नहीं हो तो उनको क्या कहते हैं, नेता या फिर बाद में वोटों में खड़े होने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। मुद्रा का निर्माण और उसका मूल्य निर्धारण करना, माप तोल का निर्धारण करना, यानी मुद्रा के क्या कीमत होगी, उनका निर्माण भी वही करेंगे और इसके अलावा मूल्य निर्धारण, उन मुद्रा का कितना मूल्य होगा और माप तोल, ये सब केंद्र सरकार करेगी। नकली मुद्रा बनाने और नोट छापने के लिए दंडित किया जाएगा। डाक और तार इत्यादि का प्रबंध करना, विज्ञापन और उपयोग कलाओं का उन्नत करना और इस सीमित तक लेखकों और आविष्कार का एकमात्र अधिकार केंद्र सरकार को है। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन अन्य न्यायालयों का गठन करना, समुद्री डाकुओं और लुटेरों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित कर देना और युद्ध को घोषित करना, सेना की स्थापना करना, जल सेना की स्थापना करना, स्थलीय जल सेना नियमन के लिए नियम बनाना। क्या क्या नियम है जो उनके जल सेना, थल सेना और वायु सेना। संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून को लागू करने, विद्रोह को दबाने और आक्रमण का प्रतिघात करने के लिए मिलिशिया का संगठन करना और शस्त्रीकरण और अनुशासन के लिए नियम बनाना। यानी अमेरिका में विद्रोह को दबाने के लिए या युद्ध के लिए ये सब केंद्र सरकारी कानून बनाएगी। संघीय जिले का निर्माण करना और सार्वजनिक हित के अन्य आवश्यक कार्यों हेतु भवनों का निर्माण करना, भूमि प्राप्त करना, केंद्र सरकार के लिए शक्ति का इस प्रकार से शक्ति दी गई है। इस जिले में निर्माण करने के लिए वॉशिंगटन का नाम देकर अमेरिका की राजधानी बनाया गया है। और लास्ट है, इस प्रकार से अमेरिका के जो केंद्र सरकार को ये सारे अधिकार दिए गए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे राज्यों के शक्तियां। तो राज्य की शक्ति शुरू करते हैं हम। इस प्रकार से केंद्र की शक्ति देखी गई थी। अब हम बढ़ेंगे राज्यों की शक्तियां। राज्यों को अमेरिका के संघात्मक व्यवस्था में राज्यों को क्या क्या शक्तियां दी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल केंद्रीय सरकार की शक्तियों का ही उल्लेख किया गया है और शेष सभी शक्तियां जो संविधान द्वारा राज्यों के निश्चित नहीं है, राज्यों को प्रदान की गई है। और अमेरिका संविधान के प्रसिद्ध लेखक मुनरो ने राज्य की कुछ शक्तियों का उल्लेख किया है जो इस प्रकार हैं, जैसे कि स्थानीय कर लगाना, स्थानीय स्वशासन की संस्था स्थापित करना, राज्य की साख पर ऋण लेना, शिक्षा का संचालन करना, अनुदान तथा दान देना, सड़कें और यातायात निगमों की स्थापना करना, नियंत्रण, दीवानी तथा फौजदारी कानून का निर्माण, लोगों की संपत्ति तथा जीवन की सुरक्षा, लोगों के स्वास्थ्य तथा नैतिक जीवन को उन्नत करना, संघीय संविधान के संशोधन का अनुसमर्थन करना, राज्य के संविधान में संशोधन करना और चुनावों का संचालन करना। संघ और राज्य सरकार की शक्तियों को तुलनात्मक और मतलब ये मुनरो ने कहा कि ये शक्तियां प्रदान की गई है। तो संघीय ये तुलना की जाए तो संघीय शक्ति में दोनों की तुलना करें हम, जैसे संघीय कार्यों के लिए करारोपण और स्थानीय कार्यों के लिए करारोपण, यानी कर टैक्स वगैरह लेना लोगों से, वो संघीय का केंद्र सरकार तो केंद्र से लेगा और राज्य अपने लोगों से लेगा। राष्ट्रीय शाख पर ऋण प्राप्त करना, राज्य की शाख पर ऋण प्राप्त करना, केंद्र तो केंद्र के हिसाब से वो ऋण दे भी सकता है, प्राप्त भी कर सकता है और राज्य भी अपने शाख के हिसाब से ऋण ले सकता है बैंकों वगैरह। वैदेशिक और अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन,
और राज्य के आंतरिक क्षेत्र में व्यापार का नियमन, यानी दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संघीय शक्ति में तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बना सकता है और राज्य अपने आंतरिक ही किसी जिले में वगैरह वो अपने व्यापार कर सकता है। मुद्रा और सिक्के, मुद्रा छापने का और ये सिक्के वगैरह सब बनाने का केंद्र की शक्तियां हैं और दीवानी और फौजदारी कानून बनाने का राज्यों की शक्तियां हैं। वैदेशिक यानी विदेशों से संधियां करना केंद्र सरकार की शक्तियां हैं। पुलिस और शक्तियों का, पुलिस की शक्ति राज्य की है। सेना, नौसेना ये सब केंद्र सरकार के और शिक्षा का राज्यों का। डाक सेवा संघीय का या केंद्र का और स्थानीय स्वशासन इनका। तो महातोल का नियमन केंद्र सरकार का और राजमार्ग यातायात राज्य सरकार का। नवीन राज्यों का प्रदेश यानी नए राज्यों को बनाने के लिए प्रदेश जो कानून बनाए नए राज्य के क्षेत्र वगैरह वो केंद्र सरकार और निगमों का संगठन और नियंत्रण। इस प्रकार से बच्चों ये देखा जा सकता है। अभी आई थी। इस प्रकार से अमेरिका संविधान द्वारा किए गए शक्ति विभाजन की विशेषता यह है कि एक तो संविधान में उन विषयों का उल्लेख किया गया है जिसके संबंध में क्रमशः केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकार यानी राज्यों की सरकार द्वारा कार्य किया जाएगा और दूसरी केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के लिए निश्चित शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से बच्चों हम ये बातें देख सकते हैं। केंद्रीय सरकार के दोनों के अलग अलग शक्तियां दे रखी है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट, संघात्मक व्यवस्था के तत्व में संविधान की सर्वोच्चता। वैसे तो हमने संविधान, अमेरिका के संविधान की विशेषता हमने पढ़ी है, लेकिन ये संविधान की सर्वोच्चता, तो इसमें संघ शासन समझौता द्वारा स्थापित शासन होता है। यह समझौता संविधान में निहित होता है, यानी संविधान में संविधान सबसे सर्वोच्च है। न्यायपालिकाओं को भी संविधान की बात माननी पड़ती है। कार्यपालिका व्यवस्था आम जनता सभी को माननी पड़ती है, इसलिए संविधान के अकॉर्डिंग ही कानून बनाया जाता है। तो समझौता संविधान में निहित है और संघ राज्य का यह संविधान सर्वोच्च होता है। केंद्रीय सरकार, इकाइयों की सरकार तथा सरकार के विभिन्न अंग संविधान के प्रतिकूल किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते। संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित प्रलेख उसमें किए गए संशोधन सहित संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून है और राष्ट्रपति, कांग्रेस यानी संसद, सर्वोच्च न्यायालय तथा संघ की इकाइयां सब इसके अधीन है। किसके? न्यायपालिका भी इनके अधीन है। न्यायपालिका भी संविधान के विरुद्ध या लोगों के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकता और किसी के द्वारा भी उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अमेरिका संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है, 6 यानी 6ठे अनुच्छेद में कहा गया है कि यह संविधान और उसके अनुसार बनाए गए सभी कानून तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकार जो भी अधिकार अधीन की गई अथवा भविष्य में की जाने वाली सभी संधियां देश का सर्वोच्च कानून होगा और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश उससे बाध्य होंगे। किसी भी राज्य के संविधान अथवा कानून की कोई भी बात जो इस संविधान के विरुद्ध होगा अवैध समझा जाएगा। यानी संविधान के विरुद्ध न तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सभी संविधान के अंडर में, संविधान जो कहेगा वही कार्य उनको करना पड़ेगा, चाहे न्याय का कार्य हो, चाहे कानून बनाने का कार्य हो या लागू करने का हो। किसी संविधान में जो अधिकार दिए गए उसको हनन करने का न तो कार्यपालिका का हक है, न व्यवस्थापिका का और न ही न्यायपालिका। लास्ट पॉइंट है बच्चों, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। यानी संविधान को सर्वोच्च रखा ही है, लेकिन न्यायपालिका को भी सर्वोच्च रखा। क्यों रखा? ताकि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका उनको दबा न दे, इसलिए उनको भी संविधान के बाद न्यायपालिका को भी सर्वोच्च रखा है। उनकी रक्षा के लिए कि संविधान के विरुद्ध कानून बना दे व्यवस्थापिका तो न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती। तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता। सभी संघात्मक राज्यों के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था
की जाती है, जिसका कार्य संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करना होता है। सर्वोच्च न्यायालय के केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार या सरकार के किसी अंग द्वारा संविधान के प्रतिकूल किए गए कार्यों को अवैधानिक घोषित कर सकता है। यही सर्वोच्च न्यायालय है। यानी कि मैंने अभी कहा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार संविधान के विरुद्ध कानून बनाए तो न्यायपालिका उनको अवैध घोषित कर सकता है। इसलिए संविधान की रक्षा के लिए न्यायपालिका को भी सर्वोच्च रखा है। चार्ल्स बियर तो न्यायिक सर्वोच्चता को ही संघात्मक शासन व्यवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता मानते हैं। अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत कोई भी अपनाए हैं और सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के कानून, राष्ट्रपति के आशाओं तथा राज्य के कानूनों और कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी इस शक्ति के माध्यम से केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार को अपने क्षेत्रों तक सीमित रखता है और इनमें से किसी भी पक्ष के द्वारा संविधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। 1803 में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मारबरी और मेडिसन नामक विवाद में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए स्पष्ट कहा था कि सब प्रकार के कानून की संवैधानिक की जांच करने का एकमात्र अधिकार सर्वोच्च न्यायालय है। यानी किसी भी बात की जांच करना किसकी? उनकी सर्वोच्च न्यायालय की ही कर सकता है। और संघात्मक व्यवस्था में और देख ले, दोहरी नागरिकता, दोहरी केंद्र की अलग नागरिकता और राज्यों की अलग नागरिकता। इसके अलावा संघीय व्यवस्था में संघीय व्यवस्थापकीय के द्वितीय सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व, यानी संघीय व्यवस्था में जो दूसरा सदन है उनको भी, जो राज्यसभा है उनको भी बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसलिए राज्यों के संसद या राज्यों की व्यवस्थापिका को भी बराबर का अधिकार दिया गया है। राज्यों की प्रादेशिक अखंडता उल्लंघनीय है, यानी कोई भी उल्लंघनीय अनुल्लंघनीय है, उल्लंघन नहीं कर सकता। राज्यों की प्रादेशिक अखंडता में एकता है, वैसे कि वैसे उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। इस प्रकार से बच्चों हमने ये अमेरिका के संघात्मक विशेष बात पढ़ी है। कल हम पढ़ेंगे चीन की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था।